हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। आज है 22 अगस्त और 22 अगस्त के दिन हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स का ब्रेनस्टॉर्मिंग और देखेंगे कि हम लोग के एग्जाम में क्या क्या इंपॉर्टेंस आर्टिकल आ सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ कि टेलीग्राम में एक पेड प्रोग्राम चल रहा है माइलस्टोन नाम से, जो सीएपीएफ, सीडीएस और आईबी आने वाले आईबी के एग्जाम के लिए आपको यूजफुल रहेगा। तो आप 499 मिनिमम प्राइस में आप ले सकते हैं। ये 1 साल तक चलेगा, फीस रहेगा 499। चलिए पहला आर्टिकल करेंगे, सा कॉल्स फॉर ईयरली रेजोल्यूशन ऑफ वाटर इशू इन साउथ एशिया। तो बात ये रहा कि साउदर्न जोन काउंसिल के 31st मीटिंग मल्लनपुरम माने चेन्नई के यूनियन होम मिनिस्टर ने की अध्यक्षता में हुई है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्लेटफॉर्म स्टेट और सेंटर के आमने सामने बैठकर इंपॉर्टेंट इंटर स्टेट इशू के और डेवलपमेंट पॉलिसी पर डिस्कस करना के मौका देते हैं। वाटर डिस्प्यूट को जल्दी सुलझाने के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन के बहुत जरूरी है। इसमें जल शक्ति मिनिस्टर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और इंटर स्टेट काउंसिल के मिलकर काम करना होगा ताकि आपका एडमिनिस्ट्रेटिव हर्डल्स हट सके और पॉलिसी स्मूथली इंप्लीमेंट हो सके। ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और कावेरी जैसे बड़ी नदियों के आपस में जुड़ना रिवर इंटरलिंकिंग के स्ट्रेटेजिक प्लान है। अगर सरप्लस पानी डेफिसिट रीजन के भेज दिया जाए तो इनिशिएटिव आने वाले लगभग 100 सालों के लिए लॉन्ग टर्म वाटर सिक्योरिटी गारंटी कर सकता है। स्टेट ने पेंडिंग रिवर डिस्प्यूट को जल्दी और आपसी बातचीत, म्यूचुअल डायलॉग से हल करने पर सहमति जताई है। कोर्ट केस या लंबे विवादों से न उलझकर कंस्ट्रक्टिव और कंसेशन जैसे कोलैबोरेटिव अप्रोच अपनाना फेडरल स्ट्रक्चर के मजबूत बनाता है। हर स्टेट को अपने लोकलाइज या रीजनल इंटरेस्ट पर उठकर सोचना चाहिए। किसी एक स्टेट के नैरो फायदे के वजह से दूसरे को रिपेरियन स्टेट जहां वही नदी बहती है उसके जरूरी पानी के लिए अधिकार से लंबे समय तक वंचित नहीं किया जाना चाहिए। तो कंक्लूजन में देखेंगे, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल डायलॉग और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म सबसे जरूरी पिलर है। रिवर इंटरलिंकिंग और फेयर वाटर शेयरिंग पॉलिसी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन करके स्टेट के आपसी तनाव को खत्म किया जा सकता है, जो देश के आने वाले दशकों के लिए वाटर क्राइसिस और फ्लड जैसे और ड्रॉट के सिक्योर बनाया जा सकता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, कोर सेक्टर ग्रोथ स्लो टू 5.4% इन जुलाई एज फर्टिलाइजर ऑयल आउटपुट फेल। तो कमर्शियल मिनिस्टर के डाटा के अकॉर्डिंग कोर सेक्टर के ग्रोथ जुलाई 2026 में स्लो होकर 5.4 पर आ गई है, जो जून में 6% थी। ये ओवरऑल इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर आउटपुट में आई थोड़ी सुस्ती दर्शा रही है। ग्रोथ कम होने के मुख्य वजह फर्टिलाइजर, आयरन ओर और स्टील के लो प्रोडक्शन रहा है। इसके अलावा क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस सेक्टर के लगातार कंस्ट्रक्शन माने गिरावटें में भी ओवरऑल कोर सेक्टर के परफॉर्मेंस के नीचे खींचने का काम किया है।
खराब और अनियमित मानसून डिफिशिएंट माने जो वाटरफॉल है, रेनफॉल की वजह से खेती के सोइंग एक्टिविटी कम हो रही है। इसके कारण फर्टिलाइजर की मांग घटी और इसका प्रोडक्शन 8% तक कंट्रैक्ट हो गया है। इसके सीधे असर एग्री सप्लाई चेन पर पड़ा। आयरन ओर लगभग 30% और कोल लगभग 7.5% में जो हाई ग्रोथ दिख रही है वो फेवरेबल बेस अफेक्टिव की वजह से है। पिछले साल इसी दौरान इनका प्रोडक्शन काफी कम रहा था, इसलिए इस साल के परसेंटेज ग्रोथ अफेक्टली ज्यादा नजर आ रहे हैं। स्टील प्रोडक्शन ग्रोथ जून में 5.6 से गिरकर जुलाई 2026 में करीबन 30% तक आ गया है, जो पिछले 14 महीनों के सबसे पिछले पहला स्टार माने लो रहा है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर और मैन्युफैक्चरिंग डिमांड के टेम्पररी स्लो डाउन पॉइंट करता है। कंक्लूजन में देखेंगे, जुलाई 2026 के कोर सेक्टर नंबर दिखाते हैं कि वीक मॉनसून और स्टील जैसे की हेवी इंडस्ट्री के सुस्ती और ग्रोथ के स्लो किया गया है। आयरन ओर और कोल में दिखने वाली तेजी फेवरेबल बेस इफेक्ट पर ज्यादा डिपेंड है, इसलिए आने वाले समय में सस्टेन्ड ग्रोथ के लिए रोबस्ट डोमेस्टिक डिमांड और इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जरूरी होंगे। तो नेक्स्ट करेंगे, ओडिशा फॉर्म पैनल टू एग्जामिन रिलोकेशन विजिलेंस फ्रॉम सतकोसिया टाइगर रिजर्व। तो सतकोसिया टाइगर रिजर्व के बारे में आप जरूर याद कर लीजिएगा। तो उड़ीसा सरकार ने सतकोसिया के गांव वालों के रिलोकेशन का विचार किया है। रेवेन्यू और डिजास्टर मैनेजमेंट सेक्रेटरी के लीड में एक हाई लेवल पैनल बनाया है जो पूरे रिलोकेशन प्रोसेस को रिव्यू करेगा। सतकोसिया टाइगर रिजर्व के लोकल निवासियों के आरोप है कि उनकी पुरखों के जमीन से जबरदस्ती हटाया गया है, जबकि वो दशकों के वहां वाइल्ड लाइफ के साथ बिना किसी संघर्ष के शांति से रह रहे हैं। ये कमेटी चेक करने के रिलोकेशन के दौरान वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और एनटीसीए के गाइडलाइंस के सही से प्लान हुआ है। फिर लीगल प्रोड्यूसर के नजरअंदाज माने इग्नोरेंस किया गया है। तो पैनल का काम यह दिखाता है कि सभी बेनिफिशियरी को इंक्लूड किया गया है नहीं, उन्हीं गया है या नहीं, या उन्हीं बचा हुआ कंपनसेशन मिले, लीगल राइट रिस्टोर हो और आगे सस्टेन करने के लिए प्रैक्टिकल लाइवलीहुड सपोर्ट मिल सके। अगले रिलोकेशन के किसी नियम या उसके कानून का उल्लंघन पाया जाता है तो कमेटी उन लापरवाह ऑफिसर्स की पहचान करेगी और उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल एंड क्रिमिनल प्रोसीडिंग रिकमेंडेड करेगी। सतकोसिया में वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट पर बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हुआ है क्योंकि 2007 के यहाँ 12 टाइगर थे जो 2022 सेंसस तक घटकर बिल्कुल जीरो हो गए, जो कंजर्वेशन क्राइसिस के हाईलाइट करता है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, सतकोसिया टाइगर रिजर्व का मामला वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन और ट्राइबल राइट्स के बीच में बैलेंस को सामने लाता है। 2007 से 2022 के बीच टाइगर के पूरी तरह से गायब होना मैनेजमेंट पर सवाल उठाता है। नई कमेटी का मेन फोकस ट्राइबल राइट्स को बचाना, फेयर कंपनसेशन इंश्योर करना
और कंजर्वेशन रूल के स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो भी मैंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, फॉरेस्ट एक्ट 2006 और NTCA गाइडलाइंस को याद रखिएगा। और सतकोसिया उड़ीसा में है, ये याद रखिएगा, टाइगरिज्म। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, एक डांस के बारे में है, तो कथकली के बारे में। तो कथकली केरला के एक प्रमुख क्लासिकल डांस ड्रामा है। ये अपनी विजुअल स्टिगलिंग, स्टोरी टेलिंग और स्टाइलाइज बॉडी मूवमेंट के लिए जाना जाता है। इसमें बिना बोले सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन और मुद्रास के जरिए कहानियां डिप्लिक्ट की जाती है। इस डांस फॉर्म के पीछे इसका ट्रेडिशनल इंटरेक्ट मेकअप और बड़े रॉयल हेड, कलरफुल कॉस्ट्यूम और नवराष्ट्र माने 9 बेसिक ह्यूमन इमोशन को एक्सप्रेशन करने वाला एक्सप्रेसिव फेशियल गेस्चर से होती है, जो कैरेक्टर्स की लिवली बनाते हैं। तो याद रखिएगा, कथकली उड़ीसा, ये आपका केरला, और क्या क्या एक्सप्रेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन याद रखिए। मॉडर्न स्पोर्ट्स इवेंट जैसे प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिशनल फोक एंड क्लासिकल आर्ट्स को प्रेजेंट करना एक बेहतर पहल है। इसके हमारी रीजनल हेरिटेज प्रमोट होती है और इंटेंगुलर कल्चरल प्रिजर्वेशन को नए जनरेशन के बीच एक ग्लोबली विजिबल स्टेज मिलता है। यह इवेंट त्रिवेंद्रपुरम के ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें केरला के कैपिटल सिटी के उस एक्टिव रोल को हाईलाइट किया गया है जहां ट्रेडिशनल आर्ट को मॉडर्न एंटरटेनमेंट के ब्रिज करके कल्चरल टूरिज्म प्रमोट करता है। कथकली परफॉर्मेंस नृत्य माने ड्रामा, नृत्य, पूरे रिदमिक डांस और नृत्य एक्सप्रेशन स्टोरी टेलिंग डांस का परफेक्ट ब्लेंड है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव एंशिएंट एपिक जैसे रामायण, महाभारत के मिथोलॉजिकल नैरेटिव्स को ऑथेंटिक राइट को दिखाता है, माने उसको स्टाइल को दिखाता है। तो हम लोग इसका कंक्लूजन देखेंगे। कथकली केरला के रिच कल्चरल आइडेंटिटी और क्लासिकल एथेंसिटी के प्रतीक है। इसको बड़े स्पोर्टिंग इवेंट जैसे मॉडर्न प्लेटफॉर्म पर शोकेस करना न सिर्फ ट्रेडिशनल आर्ट को ग्लोबल विजुअलिटी देता है, बल्कि हमारे इंटेंगल हेरिटेज को प्रिवेंट और प्रमोट करने में भी मदद करता है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, सेंटर सेट टू एक्सप्लेन मैकेनिज्म टू सैनिटेशन स्कीम टू रूरल इंडिया। तो इसमें नमस्ते स्कीम का बात करेंगे। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने नमस्ते स्कीम के रूरल एरिया के एक्सपेंड करना प्रपोजल रखा है, जिसमें 2030-21 तक करीबन 500 करोड़ का फाइनेंशियल आउटले तय किया गया है, ताकि गांव में सभी सैनिटेशन वर्कर को कवर किया जा सके। पहले इस स्कीम में मेन एम सीवर डेथ और खतरनाक हेडाजेस गैस को खत्म करना था, लेकिन अब इसका दायरा बढ़ गया है। इसमें अब ड्रेन क्लीनर, सीवेज प्लांट, पर्सनल और इनफॉर्मल वेस्टेज स्पीकर को भी ऑफिशियली इंक्लूड कर दिया गया है। पार्लियामेंट में शेयर किया गया डाटा अकॉर्डिंग 2019 से जून 2026 के बीच डेंजरस सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनिंग के दौरान 498
लोगों के अपनी जान गंवाई थी, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग के गंभीर समस्या को दिखाता है। ये इनिशिएटिव सैनिटेशन वर्कर के मैकेनिज्म बिजनेस शुरू करने के लिए 50% तक कैपिटल सब्सिडी और प्रोटेक्टिव गियर को ट्रेनिंग देता है, ताकि डेंजरस काम मैनुअल के बजाय मशीन के जरिए सेफ तरीके से किया जा सके। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, तो NCSC, ये सब काम जानते हैं कि कास्ट से जोड़ा जाता है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ने सब्सिडी रिजेक्शन के हाई रेट पर चिंता जताया है। उन्होंने बताया है कि 810 अप्रूव वर्कर में सिर्फ 148 वर्कर को एक्चुअल डिसबर्समेंट मिला है, जो एक्सेशन गैप को पॉइंट करता है। नमस्ते स्कीम के रूरल एक्सपेंशन और वेस्ट फिकर के इंक्लूड करना एक जरूरी मदद पर 498 फर्टाइल ग्राउंड रियलिटी को सीरियसनेस को दिखाता है। इम्प्लीमेंटेशन बॉटलनेक और सब्सिडी डिस्ट्रीब्यूशन को सुविधाओं के ठीक करने के लिए सैनिटेशन वर्कर के सेफ लाइवलीहुड मैकेनिज्म्स को डिग्निटी दी जा रही है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, सेंटर्स फिस्कल आउटले फेस जियोपॉलिटिक्स रेवेन्यू रिस्क। तो सेंटर का ग्रोस टैक्स जो रेवेन्यू Q1 2026-27 में सिर्फ 2.7 ग्रोथ हुआ है। इस सस्ती ग्रोथ के मुख्य वजह जीएसटी कलेक्शन में नई गिरावट के पर्सनल इनकम टैक्स रेशनलाइजेशन टैक्स रिलीफ के एडजस्टमेंट के चलते रेवेन्यू पर खरा हुआ है। एक मिनट, वेस्ट एशिया टेंशन के चलते क्रूड ऑयल की बढ़ती कीमतें गवर्नमेंट पर बोझ बढ़ा सकती है। इस वजह से पूरे साल मेजर सब्सिडी बिल बजट एस्टिमेशन के लगभग 50,000 करोड़ से ज्यादा इन्फ्लेट होने का अनुमान है। टैक्स शॉर्टफॉल के बैलेंस करने के लिए सरकार के हेल्थ सिक्योरिटी ने नेशनल सिक्योरिटी सेस इंट्रोड्यूस किया है। फ्यूल पर विंडफॉल टैक्स जानते हैं, यदि अचानक किसी कंपनी को लाभ हो जाता है किसी क्राइसिस से तो उसको विंडफॉल टैक्स बोलते हैं। बढ़ाएं और विंडफॉल टैक्स को बढ़ाएं और प्रीसियस मेटल के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी में इजाफा किया ताकि एक्स्ट्रा रेवेन्यू गैदर को हो सके। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के कमी के वजह बावजूद आरबीआई के तरफ से मिलने स्ट्रॉन्ग डिविडेंड ट्रांसफर में क्राइसिस फिस्कल सपोर्ट दिया है। इस हाई डिविडेंड पे आउट में Q1 के नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट को बहुत बड़ा सहारा प्रोवाइड किया गया। तो फर्स्ट क्वार्टर में फिस्कल डिफिसिट पूरे साल के बजट टारगेट को 18% रहा है। इस करेंट फिस्कल डायमेटिक के हिसाब से पूरे साल के फिस्कल डेफिसिट टू जीडीपी रेशियो जो है लगभग 4.6% के आसपास रहने का प्रोजेक्शन है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, स्लो टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ क्रूड ऑयल की वजह से बढ़ते सब्सिडी बर्डन सरकार पर फिस्कल प्रेशर बनाता है। हालांकि आरबीआई प्रोविडेंट ट्रांसफर और विंडफॉल टैक्सेस जैसे मेजर्स को टेम्परेरी कुशन दिया है, जिससे फिस्कल डेफिसिट लगभग 4.6 पर कंट्रोल में रहने की संभावना है। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे ट्रायल बाय फायर।
ट्रायल बाय फायर वेस्ट बंगाल में 2025 के बाद हुए बड़े आग के हादसों के लगभग 45 लोगों के जान गई है। इन ट्रेजिडिक इंसिडेंट के सबसे बुरा असर वल्नरेबल माइग्रेंट वर्कर पर और पिलग्रिम शरणार्थियों पर पड़ा है जो कंसेशन एरिया में रहते थे। सुविधाओं पुरानी, सदियों पुरानी माने सेंचुरी ओल्ड बिल्डिंग के बिना इलेक्ट्रिकल सिस्टम को अपग्रेड किए कमर्शियल होटल में कन्वर्ट कर देते हैं। ये पुराना जो लेगेसी वायरिंग सिस्टम को हेवी मॉडर्न इलेक्ट्रिक अप्लायंस को लोड नहीं झेल पाते हैं, जिसका शॉर्ट सर्किट पर आग लग जाती है। बिल्डिंग के अंदर फ्लेमेबल इंटीरियर का ज्यादा यूज करना, सिर्फ सिंगल स्टेयर होने के वजह से इमरजेंसी में लोग के बाहर नहीं निकल पाते हैं। ऐसे हालात में आग से ज्यादा स्मोक इनहेलेशन, दम घुटने से मौत वो मुख्य कारण माना गया है। हादसे के बाद अथॉरिटी स्टेट वाइड सेफ्टी ऑडिट बड़ा हो प्लानिंग तो करती है, लेकिन ग्राउंड पर सिर्फ कंप्लायंस इन्फोर्स करने के बजाय फोकस सरकार अक्सर पॉलिटिकल ब्लेम गेम चलता है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते। ऐसे रिकरिंग शहरी डिजास्टर को रोकने के लिए सस्टेनेबल अर्बन प्लानिंग जरूरी है। इसके लिए पुरानी बिल्डिंग के मैकेनिज्म सेफ्टी रिट्रोफिटिंग और हेरिटेज प्रिवेंशन के साथ सेफ्टी स्टैंडर्ड को इंश्योर करना बहुत जरूरी है। तो कंक्लूजन में देखेंगे, वेस्ट बंगाल में बढ़ते फायर इंसिडेंट पुरानी बिल्डिंग के अनबिल्ट कमर्शियल यूज को सेफ्टी नॉर्म्स के लापरवाही से नतीजे हैं। पॉलिटिकल ब्लेम गेम छोड़कर स्ट्रिक्ट फायर सेफ्टी ऑडिट, मॉडर्न इलेक्ट्रिक रेट्रोफिटिंग और अर्बन प्लानिंग के तुरंत इंप्लीमेंट करना होगा ताकि इनोसेंट लाइफ और हेरिटेज दोनों के सुरक्षित रखा जा सके। तो नेक्स्ट आर्टिकल करेंगे, यही लास्ट है। द वनाशक्ति वर्डिक्ट टू बैलेंस एंड प्रैग्मेटिक। तो देखेंगे इसका, सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है कि AIA नोटिफिकेशन 2006 के तहत कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले एनवायरमेंट क्लियरेंस लेना एक मैंडेटरी कानूनी शर्त है, जिसके बाईपास नहीं किया जा सकता है। जो प्रोजेक्ट बिना प्रायर क्लियरेंस के शुरू हो चुके हैं वो अब 2017 के नोटिफिकेशन या 2021 के ऑफिस मेमोरेंडम के सहारा लेकर अपना रेगुलेटरी कानूनी वैलिडेशन को क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये पुराने रास्ते अब बंद हो चुके हैं। कानून के मुताबिक सिंपल एडमिनिस्ट्रेशन सर्कुलर या ऑफिस मेमोरेंडम एनवायरमेंट क्लियरेंस के नियम को ओवरसाइट नहीं कर सकते। ऐसे बदलाव सिर्फ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 माने 86 के सेक्शन 3 के तहत नॉर्मल स्टेटरी नोटिफिकेशन के लीगल वैलिडेशन होंगे। कोर्ट ने सेंटर को ये कानूनी अधिकार दिया है कि अगर लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट को जरूरी लगे तो वो अपने पेंडिंग वैलिडेशन केस के लिए एक सेफ्टी वन टाइम एंड लीगली साउंड पॉलिसी में फ्रेमवर्क बना सकती है। यह फैसला इकोलॉजिकल सेफ्टी और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के बीच मैंने बैलेंस बनाना है। इसमें आपका एनवायरमेंट डैमेज प्रोटेक्शन इन्फोर्स किया गया है ताकि बिना सोच से समझे सभी प्रोजेक्ट को तोड़कर मैंने ब्लैंकेट डेमोलिटेशन होने वाले भी इकोनॉमिक नुकसान से बचाया जा सके। तो कंक्लूजन में देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट का ये वर्डिक्ट एनवायरमेंटल रूल के लॉ के मुताबिक मजबूत करता है। वहां
जहां बिना किसी क्लियरेंस प्रोजेक्ट के ब्लाइंड रेगुलेशन नहीं मिलेगा। साथ ही इकोलॉजिकल रिकमेंडेशन स्ट्रिक्टली वन टाइम रेगुलेशन विंडो के जरिए इकोनॉमिक बैलेंस बनाकर प्रोग्मेटिक गवर्नमेंट के प्रमोट किए गया था, ताकि जो डेवलपमेंट और नेचर दोनों सेफ रहे। तो आज के आर्टिकल इंपॉर्टेंट जो थे, इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम लोग ने डिस्कस किया। तो जाने से पहले ये फिर से ये प्रोग्राम देख लीजिए, प्रोग्राम में आप इनरोल होइए। क्लास बहुत अच्छे से चल रहा है, टारगेट पूरे कीजिए और नंबर उठाइए। फर्दर अपडेट के लिए आप इस टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को यदि नए हैं तो। चलिए, थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।